दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो के अंदर कुछ कंपनीज हैं जहां पे बड़े एक्शंस आपको कल देखने को मिलेंगे, कुछ बड़ी खबरें हैं। साथ में यहाँ पे भी हमने डेटा के ऊपर बात की है कि किस तरह से आपको डेटा समझकर काम करना चाहिए। स्टॉक्स है, निफ्टी के ऊपर भी चर्चा हमने यहाँ पे की है। सो यूएस मार्केट पे आते हैं। सबसे पहले देखो, डाउ जोन्स में तो बहुत बड़ी तेजी है, 870 पॉइंट्स ऊपर है, 51,500 जा चुका है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पर अभी ये चल रहा है, 2% के आसपास का जंप है। नेस्डेक को देखने चले तो नेस्डेक अभी इतना तेज नहीं है, नीचे गिरा था बट स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या रीजन है इसके पीछे का? तो नेस्डेक तो नीचे है ब्रॉडकॉम के नंबर्स की वजह से, और डाउ जोन्स ऊपर है हेल्थ केयर और फाइनेंशियल कंपोनेंट के जो स्टॉक्स हैं उनकी वजह से। सो डिफेंसिव कंपनीज अभी के समय काफ़ी अच्छा कर रही है, और जो अग्रेसिव कंपनीज है, जो टेक कंपनीज हैं, वो अच्छा नहीं कर रही है। तो ये रीज़न है इसके पीछे का। आगे चलते हैं, ब्रेंट को देख लेते हैं, 3% के साथ में नीचे। ब्रेंट क्यों क्रैश हुआ उसके पीछे हम बात कर चुके हैं आज के फर्स्ट वीडियो में, कि इसराइल ने अपने ट्रूप्स हटा लिए हैं साउथ लेबनान के अंदर से, और इसराइल और लेबनान के ऊपर बातचीत होगी, दोनों पार्टीज मिलकर बातचीत करेंगे। सीज फायर की भी बातें हुई है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्रूड नीचे गिरा है। बट आपको बताइए कि ये कितने टाइम तक के लिए नीचे है। ठीक है, सो क्रूड अभी नीचे है, विच इज़ वेरी गुड। आगे चलते हैं, गिफ्ट निफ्टी इस वजह से ऊपर है। सो कल अपन हो सकता है प्लस में मार्केट को ओपन होता हुआ देखें। एफ ने देखो कुछ आज बाइंग की नहीं है, एफ का डेटा अपन ऐसे ही देख लेंगे। 4,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है कंटिन्यूसली, कभी 5, कभी 4, कभी 8,000 करोड़ की सेलिंग एफ करती हुई देखने को मिल रही है। सो ये सिचुएशन है। देखिए दोस्तों, अब आईटी कंपनीज में आपने देखा कि सीन काफ़ी ख़राब है। आईटी कंपनी में जस्ट एक दिन की तेजी आई थी, उसके बाद में आईटी कंपनीज अभी अंडर परफॉर्म करती हुई देखने को मिल रही है। हो सकता है कल भी हम आईटी कंपनीज में गिरावट देख पाए। क्या रीज़न है इसके पीछे का? सो फर्स्ट अपन देखते हैं, विप्रो का जो एडीआर है वो 2% के साथ में नीचे है। ठीक है, न्यूज़ आती है कि विप्रो पुणे एक्स स्टाफ आरोप लगा चुकी है एक विमेन बॉस के ऊपर कि उसने फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन किया है। अब देखो यही बात है, बाहर की जो टेक कंपनीज है वहाँ पे इनोवेशन की न्यूज़ आती है, और जो अपनी टेक कंपनीज है वहाँ से कन्वर्जन की न्यूज़ आती है। सो कहाँ पे ग्रोथ आपको मिलेगी और कैसे एफ आईज वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी? अल्टीमेटली एफ आईज का काम है कि जो भी कंपनी सही से अपना काम पूरा कर पाए, एम्प्लॉयज़ के साथ में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही एसेट है उस कंपनी के। अगर ऐसी न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा उसका। पिछली बार अपन ने टीसीएस में इस तरह की न्यूज़ देखी थी, और पता ही आपको उसके बाद में कुछ हुआ नहीं है। अभी यही चीज़ बाहर होती, यूएस में होती, तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाते हैं। बट इंडिया के अंदर आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे लूप होल्स हैं जिसका फ़ायदा इस तरह के लोग उठा लेते हैं, और इस वजह से जो अपनी आईटी कंपनीज हैं, इस वजह से तो नहीं लेकिन और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, बट एक ये फैक्टर भी फिलहाल अभी इसमें ऐड हो चुका है। सो लेट्स सी कि विप्रो क्या कहता है इसको लेकर और किस तरह के एक्शंस यहाँ पे लिए जाते हैं। सो अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं, समझ के ध्यान से शांति से देखना, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे सीखने को। देखो आज हुआ क्या है, राजेश एक्सपोर्ट एक कंपनी है जिसका स्टॉक 5% के साथ में गिरा है। ठीक है, 5% के साथ में क्रैश। 18 का पीई रेशियो है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज अच्छा करिए, बट ये अच्छा नहीं करा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको कंपनीज को चूज करना है। सो बेसिकली स्टॉक क्रैश हुआ है इस व्यक्ति की वजह से। ये राजेश एक्सपोर्ट के मालिक हैं, राजेश, मिस्टर राजेश मेहता है, या वो एक्चुअली नाम इनका सरनेम पता नहीं है। ठीक है, तो इनकी ये कंपनी है। हुआ क्या है, अभी सेबी ने ये अनाउंस किया है कि 15 लाख करोड़ रुपीस की मिस रिप्रेजेंटेटेड नंबर्स फॉर्म में देखने को मिले हैं। 15 लाख करोड़ कितनी बड़ी अमाउंट है, यानी 15 लाख करोड़ रुपीस की जो नंबर्स है ना, वो गलत दिखा दिए इस कंपनी ने। ठीक है, तो ये मिस रिपोर्टिंग यहाँ पे हुई है, और इस वजह से स्टॉक क्रैश हुआ है। किया क्या है कंपनी ने, अपनी ओवरसीज सब्सिडरीज के जाल में चेंजेस किए हैं। मतलब आपको बताइए कि क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से होती है। ओवरसीज सब्सिडरी मतलब बाहर की कुछ कंपनीज है बना रखी है इसने, जिसमें हुआ क्या है, 97% और 99% राजेश एक्सपोर्ट का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वो एट्रीब्यूट करता है फॉरेन सब्सिडरीज पर, यानी इंडिया में नहीं आता है वो, बट उसको दिखा दिया इंडिया के अंदर। और ये रेवेन्यू रियल में है भी या नहीं है उसका भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये आरोप इसके ऊपर लगे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने
पब्लिकली डिस्क्लोज करने में भी फेल हो गई। कंपनी ने ये भी डिस्क्लोज नहीं किया कि हम ओवरसीज सब्सिडरी के साथ में इस तरह से रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत बड़ी खबर है ये। स्टॉक तो चलो 4-5% गिरा है। राजेश एक्सपोर्ट ने डिसमिस भी किया है कि सेबी ने एलोकेशन जो लगाया वो गलत है। अब देखते हैं इसको कैसे साबित करता है, बट मार्केट ने ये मान लिया, समझ लिया। अब देखो यहाँ पे सीखने को क्या है। ये कंपनी क्या काम करती है, 1989 में बनी पुरानी कंपनी है, एक्सपोर्ट करती है गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो हमेशा जब भी गोल्ड की कंपनी आती है पहला नाम आएगा टाइटन का, उसके बाद में फिर वो टीएम ज्वेलर्स आ सकता है, पीएनजी ज्वेलर्स आ सकता है, कल्याण ज्वेलर्स आ सकता है, स्काई गोल्ड आ सकता है, बट पहला जो नाम है ना वो आता है टाइटन का, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं। पीसीजे भी एक बहुत बड़ा नाम था पहले, पीसी ज्वेलर्स, अब नहीं है वो, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि क्वालिटी सबसे पहले रखनी है, उसके बाद में ग्रोथ चेस करते हैं तो डेफिनेटली फिर उस तरह की कंपनीज भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि यार यहाँ से रिवर्सल हो गया नेगेटिवली, नंबर्स खराब आ चुके हैं, तो उनको सेल भी टाइम पे करना होता है। सो यहाँ पे बेसिकली रेवेन्यू आप देखोगे ना तो ये इंक्रीज करे, लेकिन प्रॉफिट 1400 करोड़ का प्रॉफिट क्रैश करके 100 करोड़ का हो चुका है। जब ऐसा कुछ हो जाए तो ऑब्वियस है वो सेल होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसी कंपनीज को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, सोचते हैं कि कब तेजी आए। नहीं आएगी, बहुत टाइम लगेगा, या फिर नहीं आएगी, मतलब 99% चांसेस है कि नहीं आएगी। येस बैंक आज तक ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। अगर आपको ज्वेलरी में कुछ देखना है तो वो टाइटन है, उसके बाद में टीएम ज्वेलरी भी अच्छी कंपनी है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देती है। लेकिन उनमें भी अगर आपको दिख गया पैटर्न की ये पैटर्न ही रिवर्स हो गया, नंबर्स अच्छे आते थे खराब आने शुरू हो गए, तो वहाँ पे एग्जिट बनता है, चाहे वो लॉसेज में हो या वो प्रॉफिट बुक करने पे हो। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, राजेश एक्सपोर्ट 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉड। एलआईसी ने 2000 करोड़ रुपीस, 2000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। 5 साल से किसी को पता नहीं है कि 5 साल से ये धांधलेबाजी चल रही है। 80% स्टॉक गिर चुका है, 1600 करोड़ रुपीस कॉमन जो लोग हैं एलआईसी ने उसको बर्बाद कर दिया अल्टीमेटली। तो ये चीज़ें पहले आनी चाहिए सेबी के रडार पे, बट काफ़ी देर हो जाती है और तब तक तो खेल हो जाता है। सो ये यहाँ पे लर्निंग मिलती है। अब यहाँ पे हम चार्ट में देखते हैं कि दोनों कंपनीज के चार्ट आपको दिखाएंगे कि एक टाइम पर राजेश एक्सपोर्ट आगे निकल गया था। अब लोग ये सोचते हैं पीसीजे के अंदर भी सेम पैटर्न था, बट उसके बाद में क्या हुआ, 17-18 में वो क्रैश हुआ, उसके बाद में ख़त्म कंपनी। अभी ये कंपनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो टाइटन के चार्ट को देख लेते हैं। ये डे चार्ट है, शॉर्ट टर्म चार्ट है, ठीक है। तो इसमें एक रिवर्सल आज इसमें हो चुका है। तो यहाँ से जैसे राजेश एक्सपोर्ट की ख़राब न्यूज़ आई है, बाकी इन्वेस्टर्स ने उसको बेचा, और जो बाकी ज्वेलरी कंपनीज है, टाइटन है, कल्याण है, या फिर वो टीएम ज्वेलर है, उसमें बाइंग की है। सो यस, यहाँ से 8% का गैप है, कोई बड़ा गैप नहीं है, स्टिल 8% का गैप यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, आते हैं केमिकल के ऊपर। केमिकल में भी काफ़ी तेजी बन रही है, बट क्यों बन रही है उसको चेक कर लेते हैं। देखो पहला रीज़न क्या है, Q4 रिजल्ट अच्छे गए, बहुत अच्छे रिजल्ट गए थे, ठीक है। उसके बाद में Q1 अगला क्वार्टर बहुत अच्छा आने वाला है, ऐसी गाइडेंस कंपनी की है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सीन क्या है, याशो इंडस्ट्री को देखते हैं। अभी 13% का जंप है, ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, 120 का पी है। कल हमने बालाजी एमाइन के ऊपर बात की थी, और आगे चल के और केमिकल के ऊपर बात करेंगे सीखने के बेसिस पे। सो बालाजी एमाइंस वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखना, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, Q4 बहुत अच्छे थे, 34% की ग्रोथ, रेवेन्यू में मार्जिन 81% के साथ में बढ़ गया, प्रॉफिट 143% के साथ में बढ़ गया, तो कमाल की ग्रोथ। स्टॉक चल पड़ा। नेट सेल्स को अगर हम देखें तो सेल्स कहाँ पे है, 246 करोड़ पे है, ऑल टाइम हाई पे है। ये क्या है, ये डेटा है QOQ बेसिस का, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का, वाइन बेसिस का नहीं है। ये मार्च क्वार्टर में 246 करोड़ की सेल्स है, जो कि पिछले आई थिंक 10 क्वार्टर में हाईएस्ट है। चलो मान गए कि यहाँ पे तेजी बननी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, पैट को देखते हैं। ये भी QOQ बेसिस का है। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है क्या, नहीं, लेकिन स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। वैल्यूएशन बहुत ऊपर जा चुकी है, 120। सेम सिचुएशन बालाजी एमाइंस के अंदर भी हमने देखी थी कि प्रॉफिट वहां नहीं पहुंचा जहां पे स्टॉक का प्राइस पहुंच चुका है, बट उसमें फिर भी चलो ठीक है, थोड़ा सा रीजनेबल था, इतना कुछ खास गैप नहीं था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप है,
तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा जज करना है कि किस में कितना बड़ा गैप है, क्योंकि जितना बड़ा गैप होगा ना उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी और फिर वो Q1 में क्रैश करेंगे। ठीक है, अब एक और डेटा आपको दिखाता हूँ। अब हम क्या करते हैं, वायनवा बेसिस का डेटा देखते हैं और इसमें हम देखते हैं 21 में 21 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 52 करोड़ का, 23 में 70 करोड़ का। अब ये जो 70 करोड़ का प्रॉफिट है, स्टॉक तो यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। स्टॉक तो आई थिंक 75 करोड़ के प्रॉफिट के बेसिस पे जा चुका है, लेकिन प्रॉफिट तो अभी जस्ट 25 करोड़ का है। तो ये जो गैप है ना, ये एक्सपेक्टेशन है। अगर वैसे नंबर्स नहीं दिए ना कंपनी ने, तो फिर स्टॉक नीचे है। तो ये चीज़ आपको समझनी होती है। अभी आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट जहाँ पे 70 करोड़ का था, उसके ऊपर स्टॉक का प्राइस जा चुका है। मोमेंटम अच्छा है, ट्रेडिंग एक्टिविटी अच्छी है, तो स्टॉप लॉस के साथ में लोग देखें तो वेल एंड गुड। बाकी मुझे आइडिया नहीं है पर्सनली ये डेटा देखने के बाद में कि स्टॉक इतना क्यों चल गया। हाँ, हो सकता है कुछ न्यूज़ हो, केमिकल को लेकर भी कुछ न्यूज़ आ रही है, चाइना को लेकर या फिर कुछ कुछ स्पेसिफिक केमिकल में लेकर। लेकिन फाइनल गोल क्या होगा इन्वेस्टर्स का? फाइनल गोल तो देखो पी रेशियो और अर्निंग ही होने वाला है, वो एक्सपेक्टेशन ही होने वाली है। सो कोई भी न्यूज़ हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इतने भयंकर प्रॉफिट आएगा इसमें, तो डेफिनेटली फिर ये टिकेगा, अदरवाइज दिक्कत है। सो जब भी ऐसी कन्फ्यूजन हो, मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज को या उस तरह के सेगमेंट को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। जहाँ पे मुझे ज़्यादा कन्विक्शन होता है वहाँ पे मैं पहले जाता हूँ। एग्जाम्पल, आरआर केबल, आज स्टॉक अच्छा किया, 51 का पी रेशियो अब इसमें हो चुका है, पॉलीकैप के आसपास है, पॉलीकैप से अच्छे रिजल्ट इसमें आए थे, बनता था। यहाँ पे अगर आप इसके पैट देखोगे ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे है। तो ये ऑल टाइम हाई डिजर्व करता है। देखो वो भी डिजर्व करता है तभी आज है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ वो डिजर्व नहीं करता आपके पास में तो आप बेच दो। जस्ट मैं बता रहा हूँ मेरा आइडिया कि मैं किस तरह से स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ या कैसे मैं चीज़ों को देखता हूँ जहाँ पे मुझे होल्ड करने का कन्विक्शन मिल जाए। सो यहाँ पे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे रिवर्सल देखा, वहाँ से 40% के गेन बन गए, निफ्टी ने कुछ नहीं किया, म्यूचुअल फंड कोई रिटर्न्स नहीं दे रहे, नेगेटिव जा रहे अच्छे अच्छे फंड्स, यहाँ पे 40% के रिटर्न्स बन गए। तो ये चीज़ आपको देखनी है, नंबर्स और साथ में टेक्निकल, अगर ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बैठ गया तो रिटर्न्स डेफिनेटली आएंगे। सो यहाँ पे और अच्छी तेजी आ सकती है क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट आपने देखा कि किस तरह से बूम कर गए, आगे वाले क्वार्टर में भी अच्छी गाइडेंस है। सो यस, यहाँ पे जो डेटा सेंटर है या जो इमर्जिंग सेक्टर्स है उसका फ़ायदा डेफिनेटली वायर एंड केबल वाली कंपनीज को मिल रहा है। आरआर केबल ग्रोथ के हिसाब से फिलहाल सबसे आगे हैं, मार्केट शेयर को कैप्चर करने में पॉलीकैप सबसे आगे है और केआई भी डिसेंटली ग्रो कर रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप जरूर से देखना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।